तो क्या तुम्हें ही बायोमैकेनिक्स पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और जब भी तुम नॉर्किन की बुक खोल के पढ़ने का ट्राई करते हो तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता कि इसमें लिखा क्या है और सब कुछ तुम्हारे ऊपर से ही चला जाता है? तो अगर तुम्हारे साथ भी यही प्रॉब्लम है तो तुमने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। अब देखो, बायोमैकेनिक्स मेरा तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और ये बहुत स्कोरिंग भी होता है और मेरे इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आया करते थे। इवन आई यूज्ड टू बी द टॉपर इन बायोमैकेनिक्स की अगर बात करी जाए तो। पर बहुत बच्चों का ना बायोमैकेनिक्स से रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं है, उनको बहुत मुश्किल लगता है, उनको कंसेप्ट समझ नहीं आते एंड इवेंचुअली दे एंड अप इन रॉट लर्निंग। बच्चे सिर्फ रट्टा ही मारते रह जाते हैं और फिर एंड में डायग्राम्स और मैकेनिज्म उनको पेपर के टाइम पे याद ही नहीं आते एंड दे एंड अप बीइंग फ्रस्ट्रेटेड। नाउ ब्रेक डाउन हाउ टू स्टडी बायोमैकेनिक्स, क्योंकि अगर आप सही अप्रोच से इस सब्जेक्ट को पढ़ने का ट्राई करोगे, स्टार्ट करोगे, तो आपको ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। आप कंसेप्ट समझना शुरू कर पाओगे, आप क्लिनिकल कोरिलेशन कर पाओगे जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे। अगर आप ये करना सीख जाओगे तो बायोमैकेनिक्स विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। तो बायोमैकेनिक्स एक्चुअली पढ़ने से पहले हमें उसकी एक बुक ढूंढनी पड़ेगी जो कि स्टैंडर्ड बुक हो, जहां से हम अपनी पूरी बायोमैकेनिक्स जो है बॉडी की वो पढ़ सके। सो देखो, ऐसे तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती है, बट जो स्टैंडर्ड बुक होती है फॉर स्टडिंग बायोमैकेनिक्स इट इज सिंथिया नॉर्किन। तो मेरे पास ये बुक है सिंथिया नॉर्किन का, ये 5th एडिशन है। अब शायद इसका लेटेस्ट एडिशन भी आ चुका है, तो आप वो चेक कर सकते हो इंटरनेट पे जाके। तो सिंथिया नॉर्किन इज द मोस्ट स्टैंडर्ड, रिलायबल एंड अ वेरी गुड बुक टू रीड फॉर बायोमैकेनिक्स। इसके अलावा और भी बुक्स होती हैं जैसे न्यूमैन एक्सेट्रा, तो आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि देयर इज अ नीड। दिस बुक इज सेल्फ सफिशिएंट, इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो अगर इस बुक की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स है वो आपके इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स है। मतलब ऐसा इसमें बायोमैकेनिक्स है नहीं, जो आप जॉइंट की पढ़ना चाह रहे हो उसमें आपको मसल्स के बारे में, काइनेमैटिक्स, काइनेटिक्स, एक्सिस, प्लेन्स, विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टीज, लोड डिफॉर्मेशन कर्व एक्सेट्रा, मतलब जो बेसिक्स होता है ना बायोमैकेनिक्स का एसेंस, जो आपको बेस बनाता है आपके बायोमैकेनिक्स के लिए, वो आपको इन स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। तो जब भी आप बायोमैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और आप सीधा जंप कर रहे हो वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर, शोल्डर जॉइंट के ऊपर, तो वो आपको नहीं करना। यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। अब जैसे कुछ टर्म्स होती हैं विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टीज की, जैसे क्रीप हो गया, हिस्टेरेसिस हो गया, लोड डिफॉर्मेशन कर्व हो गया, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, दीज टॉपिक्स वी स्टडी इन दीज 3 चैप्टर्स। तो ये 3 चैप्टर्स आपको इनिशियली पढ़ने ही पड़ेंगे और अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि दीज आर द फाउंडेशन फॉर योर बायोमैकेनिक्स। उसके बाद हम जॉइंट वाइज जाएंगे, जैसे अपर लिम्ब, फिर लोअर लिम्ब, देन द स्पाइन एंड उसके बाद पोस्चर। तो अपर लिम्ब में पहले शोल्डर जॉइंट पढ़ोगे, फिर एल्बो पे आओगे, फिर रिस्ट पे आओगे और फिर हैंड के ऊपर आओगे। सिमिलरली द सेम गोज फॉर दी लोअर लिम्ब, पहले हिप जॉइंट, फिर नी जॉइंट, फिर एंकल एंड देन दी फुट। उसके बाद आप स्पाइनल कॉर्ड पढ़ोगे, वर्टिब्रल कॉलम पढ़ोगे पूरा। तो इस तरीके से आपको पूरा पढ़ना है, तभी आपको समझ आएगा। ऐसा नहीं कहीं से कुछ भी उठा के स्टार्ट कर दोगे, तो फिर जो क्लिनिकल कोरिलेशन है, जो इंटीग्रेट करके पढ़ना है, कंसेप्ट लगा के पढ़ना है, वो नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए आपके पास एक अच्छी बुक होनी जरूरी है और उस बुक को पढ़ना कैसे है वो भी आपको पता होना चाहिए, और वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। Now the most important thing जब आप चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करोगे वो ये है कि आपको कंसेप्ट समझने की कोशिश करनी है, rather than लर्निंग और मेमोराइजिंग की बस हाँ पढ़ लो, याद कर लो, पेपर में आके लिख के ही आना है बस। ऐसा हमें नहीं करना है। कि देखो, बायोमैकेनिक्स समझने के लिए हमें पहले बेसिक एनाटॉमी पता होनी चाहिए। तो जब भी आप नॉर्किन का कोई भी चैप्टर खोलोगे, फॉर एग्जांपल शोल्डर या हिप, कोई भी चैप्टर खोलोगे, तो उससे पहले वहां पे उसकी बेसिक एनाटॉमी जो है वो आपको यहाँ पे बता रखी है। और अगर आप चाहो तो बीडी चौरसिया की जो एनाटॉमी है वो वाली बुक भी साइड बाय साइड खोल के बैठ सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए हाँ एनाटॉमिकल फीचर्स इसके ऐसे हैं और यहाँ पे बायोमैकेनिक्स में ये चीज है, राइट। तो आपको वो पूरा डायग्राम वगैरह बीडी चौरसिया में मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको ना अपना कंसेप्ट बिल्ड करना है। चीज नहीं समझ आ रही तो बार बार उसको पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे, एक बार नहीं आएगी, 2 बार नहीं आएगी, बट एट द 3rd टाइम आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी। बेशक 100% क्लैरिटी से नहीं आएंगी, बट इवेंचुअली यू विल बिगिन टू डेवलप अ कंसेप्ट। और इसमें जो भी टॉपिक्स है ना बायोमैकेनिक्स में, उनको विजुअलाइज करके पढ़ो। अब फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स एंड ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स, तो उसके अंदर हमने एक रूल पढ़ रखा है कॉनकेव कन्वेक्स रूल या फिर कन्वेक्स कनकेव रूल। तो हमें पता है कि भाई जब भी कन्वेक्स सरफेस मूव करेगी तो रोल और स्लाइड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जब भी कनकेव सरफेस मूव करेगी तो रोल एंड स्लाइड सेम डायरेक्शन में होगा। तो अगर ये बेसिक कंसेप्ट पता है तो हर जॉइंट का अलग अलग रोल, स्लाइड, ग्लाइड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा भी अपना दिमाग चलाओगे, उस जॉइंट का कॉन्फ़िगरेशन याद करोगे कि इसमें कौन सी सरफेस मूव करेगी इन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, तो अपने अपना कंसेप्ट और लॉजिक लगा लोगे। तो इसलिए चीजों को विजुअलाइज करके
पढ़ना सीखो बायोमैकेनिक्स में, रादर देन रॉट लर्निंग की रट्टा मार लेते हैं, ऐसा ग्लाइड होगा वैसा ग्लाइड होगा, तो समझ में कुछ नहीं आएगा। और जब एग्जाम में प्रेशर में अपना पेपर लिख के आओगे या फिर वाइवा में एग्जामिनर एकदम से पूछेगा तो तुम्हें याद नहीं आ पाएगा, क्योंकि दिस इज अ लॉजिकल थिंग, और लॉजिक को लॉजिक के तरीके से ही पढ़ा जाएगा रादर देन जस्ट मेमोराइजिंग इट। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंसेप्ट लिंकिंग। अब देखो आपकी बॉडी पूरी कनेक्टेड है ना, इंटरकनेक्टेड है। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपका एल्बो मूव होगा तो शोल्डर पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, या फिर शोल्डर मूव होगा तो सर्वाइकल स्पाइन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आपकी बॉडी इंटरकनेक्टेड है इवेंचुअली, राइट? पूरा काइनेटिक चेन है हमारी बॉडी। तो जब भी आप एक कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो आपको उसको लिंक करना आना चाहिए आपके दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल जब हम फुट की बायोमैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें अगर हम आर्चेस पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल आर्च, ट्रांसवर्स आर्च, तो अगर मान लो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो होती है हमारी, अगर वो डिप्रेस हो जाती है तो हमें फ्लैट फीट हो जाता है, पेस प्लानस हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा पोस्चर बिगड़ जाएगा। अब पोस्चर बिगड़ जाएगा तो ऊपर की जो पूरी स्पाइन है, जो पूरी काइनेमैटिक्स है, स्पाइन, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, उन सब में भी दिक्कत आने लग जाएगी अगर ट्रीटमेंट या फिर प्रॉपर रिहैब टाइम पे नहीं लिया गया। तो इस तरीके से भी ना आपको विजुअलाइज करके, कोरिलेट करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का कैसे एक दूसरे पे असर पड़ता है ये आपको आना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट जो बिल्ड हो रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा, प्लस आपका थोड़ा दिमाग भी खुलेगा कि अच्छा ये चीज भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे कैसे होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस जब आप ऐसे करने लग जाओगे ना तो आपके कंसेप्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होने लग जाएंगे, एंड आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी जिसकी वजह से आपको ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है बायोमैकेनिक्स एज अ होल बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, क्योंकि ऐसा आपको ज्यादातर किसी और सब्जेक्ट में देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपको कंसेप्ट इस सब्जेक्ट में लगाने को मिलेंगे। The next thing which is in line with this is the clinical correlation। अब जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया पेस प्लानस का, तो पेस प्लानस इज अ क्लिनिकल कंडीशन कि हाँ भाई पेशेंट को फ्लैट फुट है। अब फ्लैट फुट जो पेशेंट का है वो टेम्परेरी है या फिर रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, वो अभी आपको देखना पड़ेगा। तो आप क्लिनिकली कोरिलेट कर सकते हो कि अगर उसका रिजिड फ्लैट फुट है तो क्या बायोमैकेनिक्स रहेगी, अगर उसका फ्लेक्सिबल फ्लैट फीट है तो क्या बायोमैकेनिक्स रहेगी। अब फॉर एग्जांपल हम हिप में मूवमेंट्स पढ़ते हैं कि हिप जॉइंट में वेट बेयरिंग में और नॉन वेट बेयरिंग में कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, कौन सा लेग एबडक्शन में जाता है, कौन सा एडक्शन में जाता है। तो उसमें भी आप देख सकते हो कि अच्छा भाई अगर इस वाली ग्लूटियस मसल की वीकनेस रहेगी तो हमें ट्रेंडलैंड-बर्ग गेट हो सकता है। तो इस तरीके से आप क्लिनिकल कोरिलेशन भी लगा सकते हो कि अगर कोई पैथोलॉजी हो गई इस नॉर्मल मैकेनिक्स के अंदर तो हमें क्या पेशेंट का क्या हमें देखने को मिलेगा कि पेशेंट के अंदर कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती है अगर ये नॉर्मल बायोमैकेनिक्स हटके इसकी पैथोमैकेनिक्स क्या हो जाएगी इन बायोमैकेनिक्स। तो इस तरीके से भी आप क्लिनिकल कोरिलेट करके पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से जब आप एग्जाम में अपने आंसर्स लिख के आते हो ना कि पहले आपने नॉर्मल बायोमैकेनिक्स बताई, आपने उसको एक कंसेप्ट लगा के इंटीग्रेट किया डिस्टल या प्रॉक्सिमल जॉइंट के साथ, फिर आपने उसकी क्लिनिकल कोरिलेशन बता दिया कि हाँ भाई क्लिनिकली ऐसा हो सकता है, ये पैथोमैकेनिक्स इसकी हो सकती है, तो ट्रस्ट में एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा और वो नंबर तो आपको यूं ही देके चला जाएगा जैसे बहुत खुश हो रहा है कि उसे बहुत खुशी होगी चलो बच्चे ने इतना बढ़िया लिखा है, पैथोमैकेनिक्स भी बताई है, नॉर्मल मैकेनिक्स भी बताई है। तो ये एक बहुत अच्छा वे ऑफ प्रेजेंटेशन है इन योर एग्जामिनेशन अगर आप इतना प्रिपेयर कर सकते हो तो। दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेक अ लॉट ऑफ डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। अब क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये बहुत कंसेप्चुअल और लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी रट्टे वाला तो है नहीं, तो आप इसमें जितने भी डायग्राम्स बना सकते हो, जितनी भी फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, आपको वो बनाने ही बनाने हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अपनी आंसर शीट दिखा रही हूँ, तो आप यहाँ पे देख लोगे ये बायोमैकेनिक्स की आंसर शीट है मेरी, एंड आई वाज द स्टूडेंट हु गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन बायोमैकेनिक्स इस तरीके से लिखने में। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, बहुत सारे मैंने यहाँ पे डायग्राम्स बनाए हैं। दो मेरी राइटिंग इतनी कोई खास है नहीं एग्जाम में, बट क्योंकि बहुत सारे डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, तो एग्जामिनर को इजीली समझ आ रहा है। तो स्पेशली जिन बच्चों की राइटिंग एग्जाम लिखते टाइम बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारी बातें लिखनी होती है, हमें ये लगता है हमारा टाइम बच जाए, हमें और टाइम मिल जाए लिखने के लिए, तो हम बहुत जल्दी लिखते हैं, राइट? मेरे साथ तो ऐसे होता था। तो इतनी जल्दी लिखने के चक्कर में ना आप फ्लो चार्ट में बना के लिखोगे तो राइटिंग गंदी होगी, बट एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि तुम क्या लिखना चाह रहे हो। और वहीं अगर तुमने डायग्राम्स बना दिए तो और भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर डायग्राम देख के टिक करके आगे बढ़ता बनेगा, वो और भी खुश हो जाएगा कि चलो बच्चे ने डायग्राम्स भी बनाए हैं बायोमैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट में, मतलब इसको इस सब्जेक्ट की क्लैरिटी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी
जाएगी इस बच्चे की बहुत अच्छी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब अपने नोट्स भी बना रहे हो तो उनको फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स के थ्रू ही बनाना, क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो तुम वहाँ पे फ्लो चार्ट और डायग्राम में तुम्हारा बहुत दिमाग जाएगा कि इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाऊं, इसका टेबल कैसे बनाऊं, कैसे लिखूं कैसे ना लिखूं। तो इसलिए बेहतर है कि पहले ही अपना जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है उसको ठीक कर लो, पहले से ही उसको एक समराइज वे में नोट्स के फॉर्म में बना के लिख लो, राइट। और रही बात की बायोमैकेनिक्स हम कैसे देखें, कैसे विजुअलाइज करें, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं, एनिमेटेड वीडियोज हैं, बहुत सारे एप्स आते हैं जहाँ पे आपको एनिमेटेड वीडियोज दिख जाती हैं बोन्स की, मसल्स की, राइट। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनाटॉमी एंड बायोमैकेनिक्स गो हैंड इन हैंड। अगर आपका एनाटॉमी वीक है तो ट्रस्ट मी बायोमैकेनिक्स तो उससे भी वीकर ही होगा, आप नहीं समझ पाओगे। तो एनाटॉमी लर्निंग के लिए भी बहुत सारे एप्स अवेलेबल होते हैं, और अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे मैंने भी वीडियोस बना रखे हैं अबाउट बायोमैकेनिक्स, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, आप वहां से भी जाके पढ़ सकते हो। बट जितना खुद से बुक खोल के पढ़ोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। वीडियोस वगैरह से आप गाइडेंस ले सकते हो, बट पढ़ना आपको खुद ही है। नोट्स आपको खुद अपने तरीके से फ्लो चार्ट के तरीके से, डायग्राम्स के तरीके से ही बनाने होंगे, तभी आप पेपर में अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके आ पाओगे। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिवीजन। आप नोट्स कितने ही बना लो, कितना ही कर लो, पर अगर उसे रिवाइज नहीं करोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। और जरूरी ये भी नहीं है कि 24 घंटे जब भी रिवीजन करोगे तो नोट्स हाथ में ही होने चाहिए तुम्हारे, नहीं, ये गलत कंसेप्ट है। एक्टिव रिकॉल का भी कंसेप्ट होता है कि जब तुम नॉर्मल वॉक कर रहे हो या फिर तुम एकदम से ध्यान आ गया कि यार वो मैंने शोल्डर जॉइंट में एंगल ऑफ टॉर्जन पढ़ा था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पढ़ा था, तो वो कितने कितने होते हैं, किस किस के बीच में बनते हैं, तो मैं जैसे अभी बैठी हूँ और मुझे याद करना है तो मैं इसे एक्टिवली भी रिकॉल कर सकती हूँ कि भाई वो उनका क्या एंगल था, किसके बीच में वो एंगल फॉर्म हो रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। तो जरूरी नहीं है कि हर बार नोट्स हाथ में ही लोगे और उनको पढ़ते रहोगे और तभी रिवीजन करोगे। एक्टिव रिकॉल भी करना सीखो, इससे तुम्हें जो चीजें हैं वो ज्यादा अच्छे टाइम तक कंसेप्ट में बनी रहेंगी, अंडरस्टैंडिंग में बनी रहेंगी, और तुम्हें एग्जाम के टाइम पे भी उनको मेमोराइज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। These are all the tips which I use to get good scores in biomechanics, and if you want to know the important topics जो आपको biomechanics में पढ़ के ही जाने हैं, जिनको आप बिल्कुल भी skip नहीं कर सकते, तो do let me know in the comment section below। अगर आप कमेंट करोगे तो definitely I will make a video about it। And if you find this video helpful, do like this video and also comment me down your thoughts about this video, and also subscribe to my channel।